Hello guys, today we are going to read class 12th chapter number 4, The Enemy from the book Vistas. Yes, the authoress is Pearl S. Buck. So we will start from before you read. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorsteps of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? ये जो स्टोरी है डील्स विद अ डिलीमा. ये जो कहानी है ये डिलीमा जो है उसको शो करती है कि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है समुद्र में बहकर एक जापानीज़ डॉक्टर के डोर स्टेप पे पहुंच जाता है कि वह नाउ द डॉक्टर इज़ इन डिलीमा कि वेदर ही शुड सेव हिम और नॉट. तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी कि विच इज़ सेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड. जो स्टोरी का बैकग्राउंड है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का है जिसमें एक जापानीज़ डॉक्टर है और एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है और उस डॉक्टर को उस डिलीमा को डील करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में हम डील करेंगे. पढ़ने से पहले आइए देखते हैं अबाउट द ऑथर. ऑथर है इसकी ऑथरेस है पर्ल एस बक. पर्ल सिंड्रनस्टिक्टर बक. शी वॉज बॉर्न इन 1892. वो एक अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट हैं. शी हैड ए चाइनीज़ नेम, लेकिन वो चाइना में पली बड़ी, उनका चाइल्डहुड चाइना में बीता और वो एक मिशनरीज़ की डॉटर थी और उनको पुलिट्ज़र प्राइज़ जो कि लिटरेचर का एक फेमस प्राइज़ है वो भी मिला 1932 में. एंड 1938 में शी अचीव द हाईएस्ट लॉरल ऑफ नोबल प्राइज़ ऑल्सो. तो वो नोबल प्राइज़ विनर भी रही हैं और पुलिट्ज़र प्राइज़ जो कि लिटरेचर में दिया जाता है वो भी उनको मिला है. नाउ वी विल मूव टू द स्टोरी. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands, yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. Where shall we step from them?" Sadao had asked seriously. "Who knows?" his father had answered. "Who can limit our future? It depends on what we make it." Yes, so the writer introduces the main character of the story, Dr. Sadao Hoki. Dr. Sadao's house was situated on the coast of Japan. He had been living there since his childhood. The house had a low height and was made of stone. It was set upon the rocky beach, which had a boundary line made with pine trees that were tilted towards one side. अब जो पाइन के ट्रीज होते हैं एक रॉकी हाई एरिया पर उनका घर बना हुआ है. और व्हेन डॉक्टर सदाओ वाज ए चाइल्ड ही वुड क्लाइंब अप द पाइन ट्रीज. वो छोटे थे डॉक्टर सदाओ तो पाइन के ट्रीज पर बहुत चढ़ते थे. ऑन हिज विजिट्स टू द साउथ सीज ही वुड सी मैन डू सो इन ऑर्डर टू गेट कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज. जब वो साउथ में जापान में वो साउथ में जाया करते थे तो वो अक्सर लोगों को कोकोनट ट्रीज़ पर चढ़ते हुए देखा करते थे. तो उनको भी पाइन ट्रीज़ पर चढ़ना उन्हीं से आया. ही वुड अकम्पनी हिज फादर टू द आइलैंड्स ऑफ द साउथ सीज ऑफन. वो अक्सर अपने फादर के साथ जाते थे साउथ सी में भी. हिज फादर वुड पॉइंट टुवर्ड्स द आइलैंड. फादर जो है वो आइलैंड्स को की तरफ पिन पॉइंट करते थे एंड कहते थे कि दोज वर द स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ जापान. यॉन्डर का मतलब है देयर. ऑब्सोलीट वर्ड है इंग्लिश का यॉन्डर. एट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन पॉइंटेड एट, मतलब वो कहते हैं कि दोज आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ जापान. वो जापान का भविष्य है ये कहकर अपने बच्चे को वो बताते थे. डॉक्टर सदाओ वुड क्वेश्चन हिम चाइल्डिशली दैट वेयर वुड दे रीच फ्रॉम दोज आइलैंड्स. अब क्योंकि बचपन में डॉक्टर सदाओ को इतना पता नहीं था तो वो बड़े बचकाना हरकतों से अपनी पूछते थे फादर से कि वहाँ से हम कहाँ जाएंगे. देन हिज फादर वुड रिप्लाई दैट इट वाज नॉट नोन एज इट डिपेंडेड ऑन द फ्यूचर. कि ये हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे. इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन द फ्यूचर. फ्यूचर हैड नो लिमिट. नोबडी हैज़ द कंट्रोल ओवर फ्यूचर. इट डिपेंडेड ऑन मैनकाइंड कि हाउ इट शेप्ड इट्स फ्यूचर. तो हम ये नहीं बता सकते कि हमें फ्यूचर जो है आगे कहाँ लेकर जाएगा. मूविंग टू फर्दर, Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son.
Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops also. He knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possi- possibility Sada was being kept in Japan. अब आगे फर्दर मूव टू स्टोरी. सदाओ जो है रिटेन्ड ऑल द थिंग्स दैट इज़ फादर वुड टेल हिम एज ए चाइल्ड. हम सभी करते हैं जो फादर हमें बताते हैं, समझाते हैं. हर बच्चा अपने फादर की सीख को अपने दिल में रखता है. इस फादर नेवर प्लेड और जॉग्ड विद हिम. उसके फादर कभी भी लाइट मूड या लाइट हार्टेड नहीं होते थे. दे शेयर्ड ए मैच्योर रिलेशनशिप विद हिज kid, and his father underwent a lot of hardships to bring him up. Of course every parent does, हर पेरेंट करते हैं, बट यहाँ पर बताया है कि वो एक ऐसा मैच्योर रिलेशनशिप जो है शो करते हैं कि कभी भी कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखते थे अपने बच्चे के साथ. और सदाओ भी ये जानता था कि उसके फादर उसके एजुकेशन के प्रति जो है बहुत ही कंसर्न्ड हैं. दैट्स वाई ही वॉज सेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22 टू स्टडी सर्जरी और मेडिसिन. स्टडी करने के लिए उनको भेजा जाता है. ही रिटर्न एट द एज ऑफ 30 की एज में डॉक्टर सदाओ वापस आते हैं. और बिफोर डाइंग सदाओ के फादर जो हैं वो ये देख लेना चाहते थे, और उन्होंने देखा भी कि उनका बेटा नॉट ओनली एज ए सर्जन फेमस हो गया है बट ऑल्सो एज ए साइंटिस्ट भी. सदाओ वॉज ऑन हिज वे टू डिस्कवर ए ट्रीटमेंट फॉर वुंड्स. एक्चुअली उनकी एक रिसर्च चल रही थी जिसमें वो डिस्कवर करना चाह रहे थे. वुंड्स के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, विच वुड मेक देम एब्सोल्युटली क्लीन. कि वो कुछ ऐसा दवा ईजाद करने जा रहे थे जिससे घावों को एकदम से क्लीन किया जा सकता हो. रेंडर मतलब टू फिल अप completely the wounds. So he was not sent abroad with the armed forces as a doctor. Also he was retained in Japan because of the old general. एक और रीज़न था उनको जापान में ही रखने का कि जो ओल्ड जनरल था, आगे आप उसके बारे में जानेंगे जनरल कौन है. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट. वो भी बीमार थे विच नीडेड टू बी ऑपरेटेड अपॉन इन केस ऑफ एन एमरजेंसी. अगर डॉक्टर सदाओ को बाहर भेज दिया जाए तो जो जनरल हैं उनको एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती थी और फिर उनको ट्रीटमेंट जो है वो करने के लिए उनको वहाँ रखा गया. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. Sadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. अब the further writer describes the scene outside Dr. Sadao's house कि as the days were unusually warm and the sea waves were cold, the nights become foggy. Dr. Sadao saw the boundary of a nearby island that was became invisible gradually. धुंध जो है छा रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी थी, तो जिससे फॉगी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था. तो धीरे धीरे मिस्ट एंड फॉग ने आसपास के आइलैंड को कवर अप कर लिया था. एज इट गॉट कवर्ड इन द मिस्ट, स्लोली द मिस्ट वॉज कमिंग क्लोजर टू हिम एंड हिज हाउस. सून देयर वुड बी मिस्ट ऑल अराउंड हिज हाउस. और उस समय में ही थिंक्स दैट ही वुड गो इनसाइड द हाउस. नाउ ही शुड मूव बिकॉज इनसाइड हर वाइफ, his wife is waiting for him, and Hannah is the name of his wife who was waiting for him along with their two children. He was having two kids. But at this moment, the door opened and she looked out, a dark blue woolen houri over her kimono. She came to him affectionately and put her arms through his as he stood, smiled, and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way. By chance, literally, at an American professor house, the professor and his wife had been kind people anxious to do something for their foreign students. And the students, though bored, had accepted this kindness.
Sadav had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. Moving to further, two difficult words are there. One is haori. What is haori? Haori is a loose outer garment होता है जो किमोनो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जापान की जिसके ऊपर पहना जाता है जब थोड़ा सा लूज फिटेड सा होता है और उसमें वेस्ट में एक बेल्ट जो है वो टाई अप करते हैं. नाउ बिफोर सदाव कुड गो इनसाइड द डोर, अंदर गया नहीं था उससे पहले ही डोर ओपन होता है एंड हिज वाइफ लुकड आउट फॉर हिम. उसकी वाइफ उसको देखते हुए बाहर आ जाती है. शी वॉज वियरिंग ए डार्क ब्लू कलर्ड गाउन पहने होती है ओवर हर ड्रेस. शी लविंगली क्रॉस्ड हर आर्म विद हिज स्माइल एट हिम. वो थोड़ा सा कोजी हो जाती है और अपनी आर्म्स जो है अपने हस्बैंड के जो है वेस्ट को पकड़ती है. रिमेन साइलेंट एंड स्टूड बाय हिम, वहीं उसको पकड़कर खड़ी हो जाती है. थोड़ा सा कोजी सा मूवमेंट दिखाया है हस्बैंड वाइफ के कॉर्डियल रिलेशनशिप का. दे हैड मेट इन अमेरिका. अब नाउ दे थिंक अबाउट द पास्ट, बिकम nostalgic कि how they had met in America. Sadao knew that his father would marry him to a Japanese girl only, and so he ensured this before falling in love with her. Japanese people जो होते हैं they respect their culture a lot and they think that their culture is best and supreme. And Dr. Sadao has also maturely he handled this situation. He knew it very well that he was in love with Hannah, but जब तक उनको ये नहीं पता चल गया कि she is also a Japanese, he stopped himself from falling in love with her. अब सदाव जो है considered himself to be lucky to have accidentally कि वो हाना से मिला था एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर. But he wondered that he had not met Hannah, then what would have happened to him. कि क्या होता उसका अगर उसको हाना नहीं मिलती. तो वो तो कैजुअली एक प्रोफेसर के घर उसको मिल गया था अमेरिका में जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया. और ही थॉट कि प्रोफेसर और उसकी वाइफ जो है वो काफ़ी काइंड हैं, वो फॉरेन स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प भी करते हैं. एंड ही वॉज क्वाइट ग्लैड दैट दे हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस एंड वेंट टू देयर हाउस बिकॉज इट वॉज देयर दैट ही हैड मेट हाना. बस एक ही अच्छी चीज़ हुई वहाँ जाकर कि उसको हाना मिली. हालांकि प्रोफेसर और उनकी वाइफ काफ़ी कॉर्डियल थे. सदाव वुड ऑफन टेल हाना दैट इट वॉज ए मियर कोइंसिडेंस दैट ही वेंट टू द प्रोफेसर्स हाउस, कि उसका कोई प्लान नहीं था, वो कोइंसिडेंटली प्रोफेसर के घर जाता है. और रूम्स जो है उनके घर में काफ़ी छोटे थे, फूड भी ज़्यादा अच्छा नहीं था. प्रोफेसर की वाइफ जो है उसकी आवाज़ भी वॉल्यूबल मतलब वेरी लाउड वॉइस थी, टॉकेटिव थी. और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए उनको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी कूल चाहिए था. बट अनफेवरेबल कंडीशंस के होने के बावजूद भी इफ़ ही हैड नॉट गॉन देयर दैट नाइट ही वुडंट हैव मेट हाना, तो शायद उसको नहीं मिल पाता. तो एट दैट टाइम हाना जो है वो एक न्यू स्टूडेंट थी और सदाव हैड थॉट दैट ही वुड लव हर इफ़ इट ऑल वुड बी पॉसिबल फॉर हिम, कि अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं इस लड़की से जो है शादी करूँगा. अब now moving to further, now he felt her hands on his arms and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadav and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheeks against his arm. Now moving to further, सदाव एंड हाना लव्ड ईच अदर इवन आफ्टर हैविंग टू चिल्ड्रन. अब यहाँ थोड़ा सा उनका रिलेशनशिप के बारे में बताया कि नाउ दे आर मैरिड फॉर कपल ऑफ ईयर्स, दे आर हैविंग टू किड्स, बट स्टिल दे आर हैविंग ए वेरी nice and healthy husband wife relationship after so many years of their marriage. They had not married in a hustle in America. Hustle means heedlessly means in a very hurried way or fast. उन्होंने काफ़ी टाइम लिया. दे रिटर्न टू जापान, वो जापान आए, सॉट परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स से परमिशन लिया एंड देन गॉट मैरिड विद ए ट्रेडिशनल जैपनीज सेरेमनी वगैरह शादी में सभी करके एक ट्रेडिशनल मैरिज सेरेमनाइज्ड की. उन्होंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस कर ली थी अर्लियर बिफोर मैरिज, क्योंकि दोनों मैच्योर पर्सन थे तो क्या करना है क्या नहीं ये सब उन्होंने बिफोर हैंड शादी से काफ़ी पहले ही डिसाइड कर लिया था. दे वर क्वाइट हैप्पी विथ ईच अदर. हाना रेस्टेड हर चीक अगेंस्ट सदाउज आर्म विद अफेक्शन. ये सोचते सोचते जो है हाना अपने चीक्स को रख देती है उसके आर्म्स पर. It was at that moment that both of them saw something black come out of the mists. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker.
He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, then the curled mist hid him again. अब स्टैगर्ड वर्ड आया, एक हार्ड वर्ड इसमें. स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना. तो वॉक अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल, जैसे लड़खड़ाते हुए गिर जाएगा. जैसे आपने कई बार देखा होगा ड्रंकार्ड पर्सन जो होते हैं ना, दे स्टैगर लाइक दिस. तो नाउ व्हाट हैपन्स, दैट मोमेंट व्हेन दे वर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस आई फिगर अपीयर आउट ऑफ द मिस्ट. उनको लगता है कि एक कोई आकृति जो है उस मिस्ट में से अपीयर हो रही है. एंड इट अपीयर्ड ब्लैक इन कलर ड्यू टू द मिस्ट इन द एयर. थोड़ा सा ब्लैकिश कलर की नज़र आ रही थी, उसका आउटलाइन बन रहा था. मैन्स बॉडी वॉज विजिबल इन द मिस्ट. ही वॉज वॉकिंग अनस्टेडीली, स्टैगरिंग करते हुए विद हिज आर्म्स अबव द हेड. इट वॉज एन इंडिकेशन कि ही वॉज ए प्रिजनर. थोड़ा सा इंडिकेशन उनको लग भी रहा था. एंड देन द मैन वॉकड फ्यू स्टेप्स एंड देन ही डिसअपियर्ड अगेन इन द फॉग. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. अब जो हाना है, लीन मतलब होता है आगे की तरफ झुकना. अपॉन सीइंग द फिगर, उस आदमी को देखने के बाद हाना रिएक्टेड बाय आस्किंग दैट हु वाज दैट. हाना रिएक्ट करती है कौन था ये. शी टुक हर, वो अपनी आर्म्स जो है निकाल लेती है सदाओ के आर्म से. एंड बोथ ऑफ देम, दोनों झुकते हैं. रेलिंग जो होती है वरांदा की रेलिंग, उसमें से झुककर वो देखते हैं कि क्लोजर लुक उनको दिखाई दे थोड़ा सा आगे की तरफ अपने हेड को करके. दे सा हिम अगेन. ही वॉज क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. वो अभी भी रेंग रहा था अपने घुटनों और नीज के थ्रू. देन ही फेल ऑन हिज फेस एंड केप्ट ऑन लाइंग देयर. और उसके बाद वो औंधे मुंह वहीं पर गिर जाता है. प्रोबेबली ही हैड फेंटेड, शायद वो वहाँ पर बेहोश हो गया था. A fisherman, perhaps, Sadao said, washed from his boat. He ran quickly down the steps, and behind him Hannah came, her wide sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. Now स्पाइक्ड होता है, थोड़े से शार्प पॉइंट्स से निकले होते हैं. जैसे आजकल देखा है बच्चों का यूनिक सा हेयर स्टाइल भी चल रहा है, स्पाइक्स बनाते हैं ना बालों में ऊपर, उस तरीके से. कि एज जो एरिया था हैड विलेजेस फुल ऑफ फिशरमैन. क्योंकि जापान जो है एक कोस्टल कंट्री है, मोस्टली बीचेस का देश है. वहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है. तो ज़्यादातर लोगों का जो लाइवलीहुड है दैट इज़ ऑफ फिशिंग. तो वो वहाँ पर क्या देखता है कि आसपास के गांव जो थे उसमें बहुत सारे फिशरमैन थे. और उनको ऐसा लगा कि प्रोबेबली इट इज़ अ फिशरमैन हु हैड बीन वॉश्ड ऑफ हिज बोट. शायद उसकी नाव जो है पानी में जो टाइड्स के थ्रू सेल होकर वहाँ तक पहुँच गई है, या एक्सीडेंटली ही माइट बी देयर. ही रैन टू हेल्प हिम. हाना भी उसके पीछे पीछे जाती है. द लूज स्लीव्स ऑफ हर हाउरी फ्लू एज शी रैन. जब वो दौड़ती है तो उसकी जो लूज फिटेड स्लीव्स होती हैं वो एयर में स्वे करती हैं. दिस पार्ट ऑफ द कोस्ट वाज नॉट इनहेबिटेड एज इट हैड डेंजरस रॉक्स ऑन इट. अब क्योंकि उनका घर, मैंने स्टार्टिंग में ही आई टोल्ड यू कि वो थोड़ा सा रॉक्स पर था और ये रॉकी काइंड का ही थोड़ा सा यहाँ पे एरिया था. तो जो मैन है वो काफ़ी डेंजरस रॉक्स जो थी उनके बीच फंस जाता है थोड़ा सा. इसलिए ज़्यादातर लोगों की यहाँ कोई बस्ती तो थी नहीं, उनका घर था और आसपास कोई भी घर नहीं था. तो काफ़ी रॉकी एरिया था. रॉक्स वर पॉइंटेड थे, उनमें स्पाइक्स थे रॉक के अंदर, जिसमें जो मैन कुड बी बैडली इंजर्ड भी हो गया था. ऑल्दो ही हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम. थोड़ा सा घसीटते हुए वो उसमें से आ रहा था, बट ही वॉज बैडली इंजर्ड ऑल्सो थ्रू दोज रॉक्स. They saw. They came towards him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. अब वहाँ पर ब्लड स्टेन, ए स्टेन ऑफ रेड मतलब खून निकल रहा था उसको काफ़ी. एज जो जापानीज कपल हैं, एज सून एज दे saw the man they realized that he was very badly injured. और जो सैंड थी विच ही ले हैड ब्लड स्टेन्स ऑन वन साइड विच इंडिकेटेड दैट ही वॉज क्वाइट वुंडेड. उनको लग रहा था कि जो रेत के ऊपर खून के निशान है कि वो काफ़ी घायल है. He is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadao stopped, Hannah at his side, and turned the man's head. They saw the face. A white man? Hannah whispered. Sadao said that the man was quite wounded. He approached the man who was lying there motionlessly with his face buried in the sand. औंधे मुँह लेटा हुआ था मिट्टी में. ओल्ड कैप जो है उसके was quite
clung on his head, चिपकी हुई थी उसके सर के ऊपर. It was soaked with sea water, जो है वो पूरा उसमें पानी में डूबा हुआ था. His dress was also very wet थी, and from various places it was torn also, कपड़े फट गए थे. और सदाव turned the man's head, उसने उसके आदमी का, क्योंकि वो औंधे मुंह पड़ा था, तो जैसे ही उसने उसको पलटा, उन्होंने उसका चेहरा देखा, और उसका चेहरा देखते ही हाना बड़ा कॉन्फिडेंटली चिल्लाती है, थोड़ा फुसफुसाहट करती है कि अरे ये तो एक अमेरिकन है. Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long, as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. अब तो इंजर्ड मैन था, ही वॉज एन अमेरिकन. एज हिज कैप वॉज फेल ऑफ, तो वो देखते हैं कि ही वॉज कम्प्लीटली वेट, येलो कलर्ड हेयर था, ही वॉज blonde, which had not been cut for a long time. It shows that he was in danger for quite a long time. He was quite young. His face had also such marks which indicate कि he has been tortured very badly. He was having quite a very tough time. रफ एंड अनकेप्ट येलो कलर्ड का उसका बियर्ड जो था वो भी काफ़ी ऐसा अनटाइडी सा लग रहा था, अनक्लीन, सॉरी, ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से शेव नहीं किया है. एज ही हैड फेंटेड, ऐसा लग रहा था बेहोश हो गया. आई डिडंट नो द प्रेजेंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, और वो बेहोश भी था, और वो इस बात को नहीं देख पाया कि हस्बैंड और वाइफ जो है उसके पास खड़े हैं. Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime, not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. अब सदाव जो है, नाउ ही केम टू द सेंसेस, और उसको याद आता है कि वो तो एक डॉक्टर है, और वो फटाफट से सर्च आउट करना शुरू करता है कि इसको कहाँ जो है वुंड कहाँ है, घाव कहाँ है. और वो देखता है कि अपनी ट्रेंड फिंगर्स जो है उसकी जल्द ही घाव को ढूंढ भी लेती हैं. और ही जब उसने घाव को थोड़ा सा दबाया तो वहाँ से देखा उसने कि उसके लोअर पार्ट ऑफ हिज बैक में क्या लगा हुआ है, गन शॉट, गोली का निशान, गोली शॉट किया गया था, उसको गोली मारी गई थी, और वो इंजर्ड था काफ़ी, और कई दिन पहले, घाव भी जो है काफ़ी दिन पहले का था, और शायद गोली लगने के बाद उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, क्योंकि उसका वो जो आसपास का एरिया था वो गोली के गन पाउडर की वजह से ब्लैक हो गया था, और कुछ रॉक्स ने उसको और भी ज़्यादा पियर्स कर दिया था बैडली, ब्लीड भी कर रहा था, और उसका जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely. At this time of day, no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. अब सोलम होता है वेरी सीरियस एंड कंसर्न्ड और ग्रेव, और बीच कॉमर्स होते हैं थोड़े से, एक होते हैं कुछ लोगों की लाइवलीहुड जो है ना कोस्टल एरिया में, वो इसी बात पर चलती है कि जब दोनों टाइम टाइड्स आते हैं इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो सी में से बहुत सारे आर्टिकल्स सी छोड़कर जाता है, जैसे शंख, सीपियाँ, उनको कलेक्ट करते हैं वो लोग, और कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाते हैं ताकि जो विजिटर्स आते हैं वो उनको सेल कर सके. तो वही यहाँ पर बताया कि हाना क्योंकि एक फ़ीमेल थी, तो जैसे ही वो चोट और घाव को देखती है वो थोड़ा सा सिंपैथी फील करती है उसके लिए कि हाउ बैडली ही वॉज ब्लीडिंग. तब तक जो है एनवायरनमेंट भी काफ़ी चेंज हो चुका था, मिस्ट ने उनके घर को काफ़ी इंटेंसिफाई हो गई थी, पूरा कम्प्लीटली इनगल्फ कर लिया था उनके घर को. अब वो सिर्फ 3 ऑफ देम कुड बी स्पॉटेड, और कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था. जो फिशरमैन हैं, रैग पिकर्स हैं, वो भी इस समय पर नहीं आ रहे थे. इस टाइम पर, इस समय में कोई नहीं आता था, वो अकेले ही थे वहाँ पर. What shall we do with this man? Sadao muttered, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly, that would be best.
Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. अब नाउ हाना जो है अपने हस्बैंड के साथ दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाए, थोड़ा सा वो बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या तब तक उसका जो ब्लीडिंग है उसको करने के लिए उसके हस्बैंड जो है सी मॉस, जो समुद्र में काई सी होती है एल्गी, उसको लेता है और उसकी चोट के ऊपर रख देता है ताकि उसका जो ब्लीडिंग से घाव बह रहा था वो रुक जाए, और वो उसको पैक कर देता है। जो स्ट्रू होती है उसको निकालता है मोस की, और वो उससे कवर अप कर देता है। जैसे ही वो उसके घाव के ऊपर उस मोस को टच करता है तो वो आदमी जो है मौन करता है, मटरिंग करता है, मतलब मौन मतलब कराहता है। दर्द में बेहोश था लेकिन फिर भी दर्द होता है उसको। जैसे उसकी गोली लगी हुई थी उस एरिया में, उसको दबाया जाता है मौस से, तो थोड़ा सा पेन फील करता है स्टपर के अंदर। स्टपर मतलब स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की हालत में ही मौन होता है। लो क्राई इन पेन। और स्ट्यूड का मतलब है टू बी स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर ए प्लेस और एरिया, कोई चीज़ें जो फैली रहती है, जैसे यहाँ वहाँ जो सी मॉस था वो फैला हुआ था, घास। और स्टांच होता है स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट, जो ब्लड है उसको रोकने के लिए। तो स्टांच था जो फियरफुल ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए वो उसके ऊपर थोड़ी सी काई रख देता है, ताकि जैसे ही काई रखता है वो दर्द के मारे कराहता है। अब इसके बाद सदाव कहता है कि जो सबसे अच्छी चीज़ हम इसके साथ कर सकते हैं दैट इज़ वी शुड पुट हिम बैक इनटू द सी, हमें इसे वापस जो है हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए। नाउ दैट ब्लीडिंग जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। ही स्टूड अप एंड अब खड़ा होकर वो अपने हाथों से मिट्टी झाड़ता है, थोड़ी उसकी ब्लीडिंग भी रुक जाती है सी मॉस से। उसकी वाइफ भी इस बात को सपोर्ट करती है। हाना भी कहती है कि येस अनडाउटेडली वी शुड डू दिस, बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार उस बेहोश पड़े हुए आदमी को स्टेयरिंग करती रहती है, घूरती रहती है। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. सदाव ने कहा यदि वाइट मैन को हम अपने घर में रखते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा देशद्रोह के चार्ज में, बिकॉज ही इज़ ए प्रिजनर ऑफ वॉर। और यदि हम उसको समुद्र में फेंक देते हैं तो वो ऑफ कोर्स बिना ट्रीटमेंट के ज़रूर मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा इसके साथ तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम इसको वापस समुद्र में ही फेंक दें। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, कह तो दिया लेकिन दोनों में से कोई भी एक्शन में नहीं आया, मतलब उसको फेंकने के लिए तैयार नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। रिपल्सन होता है डिसलाइकिंग, इनर्ट मतलब मोशनलेस। दोनों उस बेहोश पड़े आदमी को बड़े रिपल्सिव वे में देख रहे थे। उनको उससे कोई खास लगाव या प्यार तो नहीं था, बट क्या करें, वो ऐसी सिचुएशन में उनके पास आ गया था कि दे हैड नो एनी चॉइस, उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था कि क्या किया जाए। नाउ व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड। अब हाना जो है पूछती है देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, येस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, ए सेलर he said from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. अब हाना जो है वो क्वाइट इंक्विजिटिव थी, शी वॉज क्वाइट इंक्विजिटिव कि ये है कौन हो सकता है, क्या है। और इतने में ही उसको वहाँ उसकी कैप जो है वो नज़र आती है, और वो उस कैप को जो काफ़ी टॉर्न हो चुकी थी उठाता है, और उसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए थे जो कि स्लाइटली विजिबल थे। वो उसको देखता है, पढ़ता है, और उनको उसे देखकर ये एहसास होता है कि ही वॉज ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। वो एक अमेरिकन वॉरशिप का कोई सेलर था। और वो उन वर्ड्स को प्रॉपरली स्पेल आउट करते हैं जो काफ़ी धुंधले से थे, जिस पर लिखा हुआ था टोपी के ऊपर US नेवी। वो किसी US नेवी के फ्लीट का कोई जहाज़ था जिसमें से शायद उसको गोली लगी है या वो यहाँ तक पहुँच गया। दे कंक्लूडेड कि जो मैन है वो उसको शायद वार के दौरान बंदी बनाया गया होगा और वहाँ से उसने भागने की कोशिश की गई होगी, तो इसीलिए उसको पीछे से गोली भी लगी है। He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded in the back, सदाव agreed. अब हाना कहती है कि वो कहता है he has escaped, हाना कहती है शायद इसने बचकर भागने की कोशिश की होगी, एंड तभी शायद इसको ये चोट लगी। सदाव कहता है हाँ, बैक में चोट लगने का मतलब शायद ये भाग रहा था कैद से। सदाव एंड हाना डिस्कस दैट द मैन हैड ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एंड हैड बीन शॉट इन द बैक। अब नाउ दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर कि किया क्या जाए इस आदमी का। देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। अब दोनों काफ़ी क्वाइट फिक्स में थे कि क्या किया जाए क्या नहीं। अब हाना जो है सदाव को कहती है फर्मली, एक डिसीजन लेते हुए, रिजोल्यूट होते हुए, इरादा करते हुए कि येस कम ऑन वी शुड थ्रो हिम बैक इन टू द सी। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज रेडी टू पुट हिम इन टू द सी, कि मैं तो तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो इसको फेंकने के लिए।
इफ़ आई एम एबल आर यू? सदाव कहता है कि मैं तो मर्द हूँ, देख लो, फिर भी पावरफुल हूँ, स्ट्रॉन्ग विल्ड हूँ, तुम देखो। नो, हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। हाना कहती है नहीं, मैं नहीं, अगर तुम अकेले फेंक सकते हो तो, मतलब मैं तुम्हें फेंकने के लिए नहीं रोकूंगी, बट मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इस मैटर में। Sadao hesitated again. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. अब सदाव थोड़ा सा झिझकता भी है कि स्ट्रेंज बात ये है कि यदि द मैन वर होल, मतलब अगर ये आदमी भला चंगा होता तो मैं उसको फिर भी फेंक सकता था या पुलिस के हवाले कर सकता था। मैं इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। अगर ये आदमी ठीक ठाक होता तो मैं इसको डायरेक्ट पुलिस को ही सौंपता, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, सभी अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं, और वो भी एक कॉमन फेलो है, वो भी एक कॉमन अमेरिकन है। बट तुम देख रही हो ना इसका फुलिश चेहरा, और ये घायल भी है। इस समय इसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। यही प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, अदरवाइज़ मैं इसके साथ बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखाता। तो अब ये जो है प्रॉब्लम लग रही है डॉक्टर सदाव को कि वो क्या करे उसके साथ।